देखो आज जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव में या 2 अंकीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो देखो पहला निर्देशांक ज्यामिति है। इस चैप्टर में सबसे पहला चीज पूछा जाता है दूरी सूत्र वाला। दूरी सूत्र किसको कहते हैं? यानी दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालना दूरी सूत्र, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम दूरी सूत्र कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक बिंदु ले लिए हम यहाँ O और P। O का निर्देशांक दिया है x1 y1 और P का निर्देशांक क्या दिया है x2 y2। अब ये दोनों के बीच का हमको दूरी निकालना है कि आखिर ये दोनों कितना दूर, मतलब कितना इसका दोनों का डिस्टेंस है। तो इसको हम दूरी सूत्र के फॉर्मूला से निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके पूरे को रूट के अंडर कर देते तो हो जाता है। या इसको उल्टा करके भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर कर देते हैं, तो भी हमको जो है दो बिंदु के बीच का दूरी पता चल जाता है। अब x1 y1 की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए 2 3 हो गया, यहाँ पर मान लो x2 y2 की तरह -3 या -5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, याद रखेंगे x1 के जगह ये पुट करेंगे, y1 के जगह ये, और x2 के जगह ये और y2 के जगह ये पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमको जो है दोनों के बीच का दूरी पता चल जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ भी दे दे बिंदु, जो बिंदु देगा उसको हम वहाँ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जो अगला पूछा जाता है समदूरस्थ। तो ये समदूरस्थ आखिर क्या चीज है? देखो समदूरस्थ का मतलब होता है, यहाँ हम लिख दिए हैं, समदूरस्थ का मतलब होता है दो बिंदु समान दूरी पर हो तो उसी को हम कहते हैं समदूरस्थ। जैसे मान लिया जाए हम एक बिंदु लिए P, क्या लिए P, और इसकी जस्ट जितना दूरी पर A है उतने दूरी पर B है, तो इसको हम क्या कहेंगे? P जो है A और B दोनों का समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो जब भी समदूरस्थ हो तो याद रखना उसको भी हम दूरी सूत्र के फॉर्मूला से ही बनाएंगे। दूरी सूत्र मतलब P से A का दूरी और P से B का दूरी, दोनों में दूरी बराबर होगा कि नहीं? क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ कहा ही रहा है समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर स्थित है। क्या है? समान दूरी पर स्थित, यानी दो बिंदु जब समान दूरी पर स्थित होता है तो उसी को समदूरस्थ कहते हैं। और उसी पर एक हिसाब हम यहाँ लिख दिए। हिसाब क्या लिखे हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बता दिया, कहाँ से निकालना है, कहाँ से निकालना है? x अक्ष से। तो हम एक बिंदु मान लेते हैं जो कि x अक्ष पर है, वो बिंदु P मान लेते हैं। क्योंकि ये वो x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x0। हो सकता है यहाँ x अक्ष ना देखे y अक्ष दे दे, तो y अक्ष पर अगर देता तो क्या हो जाता? 0y। लेकिन यहाँ क्या बोला है? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर एक बिंदु है, तो अगर x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहां सिर्फ x का मान होगा, y का मान नहीं होगा, क्योंकि वो x अक्ष पर तभी हो सकता है जिस पर केवल सिर्फ x का मान रहेगा। तो x अक्ष से कोई बिंदु जो है, जो क्या कहता है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कितना का? 2 - 5 का। तो एक तरफ उसके 2 - 5 है, एक तरफ क्या है 2 - 5 है, और एक तरफ जो है उसके बराबर दूरी पर -2 9 है। यानी ये दोनों बिंदु एक दूसरे के समदूरस्थ है। इस बिंदु का नाम हम A दे देते हैं, इस बिंदु का नाम हम B दे देते हैं। ये दोनों जो है P से क्या है? समान दूरी पर है। P से क्या है? समान। जब समान दूरी पर है तो यहाँ भी हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो हमको पता है। तब बताओ दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता क्या है? सबसे पहले यहाँ देखो, ये बिंदु जो है जितना दूर A से है इसको हम कहेंगे PA। ये जो PA का दूरी है, ये जो PB का दूरी है, दोनों दूरी बराबर होगा। तो दोनों दूरी बराबर होगा तो फिर दूरी सूत्र का यूज करेंगे। और दूरी सूत्र क्या था? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही ना था? और इसमें भी वही लगाएंगे। अब इसमें भी वही सेम चीज, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम AP के लिए निकालते हैं। तो AP के लिए बताइए, x1 ये हो जाएगा और y1 ये, और x2 क्या हो जाएगा? ये, और y2 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब इस फॉर्मूला पर बैठा दो। तो फॉर्मूला पर सबसे पहले x1 कितना है? 2, और x का मान x वही रहने देते हैं। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, प्लस y1 का मान कितना है? तो y1 का मान -5, फिर उसके बाद y2 का मान 0, तो -0 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये याद रख, इस दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा या स्क्वायर इधर, रूट इधर जाएगा तो उधर स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट तो कट जाता है, इसलिए दोनों को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि यहाँ भी 2 में से निकलेगा, यहाँ भी 2 में से निकलेगा। ऐसे भी अगर रूट को उधर करेंगे तो रूट 2 बार स्क्वायर के अंदर वाला को हटा देगा ना, तो हटा दिया।
जब हटा दिया तो अब देखो इसमें अब इसके लिए पीबी के लिए, पीबी यही बिंदु ना है, तो पीबी के लिए यहाँ जो है ये x1 y1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा x1 y1, और ये क्या बन जाएगा x2 y2। किसके लिए, तो पीबी के लिए। किसके लिए ये होगा, तो पीबी के लिए। पीए के लिए कुछ और था कि नहीं, तो पीबी के लिए अब क्या करेंगे, x1 का मान कितना है x, और x2 का मान देखो तो माइनस s का अपना है तो लिख दिए, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 0, और y2 का मान 9 का स्क्वायर कर दिए। अब इसके बाद स्क्वायर तो रूट तो खत्म हो गया, अब इसको तो हल करने आता ही है। क्या हल करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4ab हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 25 बराबर यहाँ भी ax माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस यहाँ अनुमान 81 आ जाएगा। अब सारा एक्स स्क्वायर वाला को एक साइड कर दो, यानी सारा एक्स वाला को, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो था ही, इधर से फिर आएगा एक्स स्क्वायर तो माइनस में ना होगा, और ये 4x प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4x। इधर अंक जो है वो लिख दो, 81 4 कितना हुआ 85, इधर 25 4 कितना है 29, तो 29 उधर जाके माइनस में होगा। तो चलो अब एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, अब 4 4 कितना हो गया माइनस 8x हो गया, और माइनस 8x, अब 85 में से 29 घटेगा तो कितना होगा 85 में से 29 घटेगा तो 29 9 6 के 45 36 50 56 हो गया। अब फिर माइनस 8 उधर गया तो कितना निकल जाएगा 56 और माइनस 8, तो 8 7 56 यानी x का मान कितना निकल गया, तो x का मान माइनस 7 निकल गया। x का मान कितना निकल गया माइनस 7, यही तो आंसर हो गया। तो x के लिए वो बिंदु क्या होगा, तो माइनस 7 होगा। तो ये निर्देशांक भी अगर पूछे x0 का तो क्या हो जाएगा माइनस 7 और 0, तो क्या कोई दिक्कत इसमें बन जाएगा ना। अब इसके में देखो विभाजन सूत्र में, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र कहते हैं जब कोई भी रेखा को कोई दूसरा बिंदु आकर के मतलब बांटे। जैसे मान लिया जाए हम ए बी एक रेखा लिए, ए बी क्या लिए हम एक रेखा लिए, ए बी एक रेखा है। जब ए बी एक रेखा है तो उसको पी बिंदु जो है कहीं पर विभाजित करता है। पी बिंदु क्या करता है, यानी किसी न किसी बिंदु पर विभाजित करता है, और वो जो अनुपात है विभाजित करने का m अनुपात n, यानी इधर जितना टुकड़ा है और इधर जितना टुकड़ा है दोनों का अनुपात m अनुपात n है। मान लिया जाए इधर 2 टुकड़ा है तो हो सकता है इधर 3 टुकड़ा हो, इधर 1 तो इधर 2, मतलब कोई भी अनुपात में बांट सकता है इसको, है कि नहीं। तो उस जो है यहाँ पर किस अनुपात में बांटा है m अनुपात n में। जब m अनुपात n में बांटा है तो इसमें हमको ई पी बिंदु के लिए x का मान क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए mx2 प्लस nx1 बट m प्लस n, और उल्टा भी लिख सकते हैं। याद रखना है पहले m आएगा तो x2 आएगा mx2 प्लस nx1 बट m प्लस n, और इसी तरह फिर p के लिए y का अगर निर्देशांक निकालेंगे तो जहाँ x है वहाँ y पुट कर देंगे तो हो जाएगा। इसको कहते हैं हम विभाजन सूत्र। ठीक है, इसमें हो सकता है कोई बिंदु दे दे हमको, है कि नहीं, 2 को बिंदु दे देगा। जैसे मान ली एग्जाम्पल के लिए आपको कह देगा कि ये भी एक रेखा है, ठीक है, और a का निर्देशांक -2 3 है, b का निर्देशांक 0 2 है 0 3 है, और एक बिंदु p जो है इसको 2:3 में विभाजित करता है। कितना में 2:3 में। तो आप x ये p का निर्देशांक निकालिए तो क्या नहीं निकल जाएगा, तो अनुपात m अनुपात n क्या हो गया, तो यही 2:3 हो गया। ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 क्या पुट हो जाएगा। जब पुट हो जाएगा तो मान आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो वही सेम हिसाब है, इसको बना करके देख लेना। अब जो है इसमें अगला टाइप का जो हिसाब इसमें है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। कौन सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तुमको त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 गो शीर्ष। क्या क्या शीर्ष है, x1 y1, दूसरा शीर्ष x2 y2, और तीसरा शीर्ष क्या है x3 y3। जब ऐसा दिया रहे तीनों शीर्ष तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसको याद करने का सिंपल तरीका है, x वाला 1 आया तो अगला 1 के बाद क्या आता है 2, तो दोनों y2 3 आएगा। जब y2 3 आया तो अब यहाँ x1 आ चुका था तो उसके बाद क्या आएगा सीरियली y x2 आएगा। जब यहाँ 2 आया तो 2 के बाद 3, और 3 के बाद फिर सर्किल घूमेगा, फिर 1 पर आएगा। फिर यहाँ लास्ट में x3 आएगा, तो x3 के बाद क्या होता है 1, और 1 के बाद 2। तो याद करने का ये तरीका हो गया। या ऐसे भी याद कर सकते हैं 123 231 312,
यहाँ 1 x1, यहाँ y2, यहाँ y3, यहाँ x2, यहाँ y3, y1, यहाँ x3, y1, y2। इस फॉर्मूला से भी हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रख सकते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे तुमको जो है कम से कम तो 5 नंबर रहेगा ही, निश्चित रूप में 5 नंबर रहेगा ही। क्या कि इसका भी यूज जो होगा संरेख में भी होगा। और कैसे यूज होगा तो देखो, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दे तो कैसे याद करेंगे? तो पहले x1 लिखेंगे, तो x1 के अब x1 के बाद कोष्ठ लेंगे, कोष्ठ लेने के बाद चूंकि 1 वाला आ चुका है तो बीच में y आएगा हमेशा, और y में y2 माइनस y3 आएगा। फिर x1 पहले टर्म आ चुका है तो अब स्टार्ट होगा x2 से। जब x2 स्टार्ट होगा तो कोष्ठ में तुमको क्या पता है, y वाला आएगा। तो y वाला 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1। और फिर लास्ट वाला टर्म x3 बचा, तो x3 जब बचा तो कोष्ठ में क्या आएगा, y आएगा। तो 3 के बाद क्या होगा 1 और 2, तो y1 माइनस y2, बस हो गया। अब अगला जो पूछा जाता है त्रिभुज का केंद्रक वाला, ये बहुत कम चांस रहता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा गया केंद्रक निकालने के लिए। त्रिभुज का केंद्रक यानी त्रिभुज का वो बिंदु जहाँ जो बीच में स्थित होता है कि नहीं? जहाँ से अगर त्रिभुज का तीनों माध्यका खींचे तो तीनों माध्यका आकर के जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज का तीनों माध्यका कहाँ मिला, पी बिंदु पर, तो इस पी बिंदु को क्या कहेंगे, त्रिभुज का केंद्रक। अगर त्रिभुज का केंद्रक निकालने का दे तो तुमको तो पता है त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। तो अगर त्रिभुज के केंद्रक का x वाला निर्देशांक निकालना है, x का मान निकालना है, तो याद रखना जितना x वाला है सबको जोड़ के भाग दे देना है 3 से, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। अगर y वाला निर्देशांक निकालना है तो y1 y2 y3 तीनों को जोड़ के बटे 3 कर देगा, निकल जाएगा यहाँ से। तो त्रिभुज का केंद्रक वाला निकल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अभी 4 तरह का हिसाब देखा, एक और हिसाब रहता है संरेख वाला। तो क्या क्या देखे पहले हम, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र तो समझ में आ गया, ये दोनों फॉर्मूला से निकल जाएगा। फिर समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब एक बिंदु के बराबर दूरी पर 2 बिंदु स्थित हो तो उसको समदूरस्थ कहते हैं। और इसमें भी दूरी सूत्र लगाएगा। यहाँ भी जैसे पी ए का दूरी निकाल लेंगे, पी बी का दूरी निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो इसमें से एगो ना कोई बिंदु गायब रहेगा, कभी x तो कभी y गायब रहेगा। तो उसका x और y का मान निकालना होता है। जैसे यहाँ निकल गया। इसी में हो सकता था अगर y बिंदु पर कहता या y एक्स पर कहता तो 0y हो जाता, तो यहाँ पर y का कुछ ना कुछ बिंदु निकलता। अब अगला जो है विभाजन सूत्र, ये तो पता ही है। विभाजन सूत्र मतलब वह किसी रेखा को किसी अनुपात में बांटना। जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा का नाम मान लो y है और इस पर कोई बिंदु p है, इसको हो सकता है कि सम त्रिभाजित करता हो, यानी सम त्रिभाजित करेगा तो 3 बराबर भाग में बांटेगा, और 3 बराबर भाग में बांटेगा तो a और एगो b c, इस तरह से भी पूछ देता है। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है द्विभाजित, यानी 2 भाग में बराबर भाग में, सम त्रिभाजित यानी बराबर 3 भाग में, है कि नहीं? या हो सकता है लिखा रहेगा 4 भाग में, तो 4 भाग में जब बांटेगा, कभी कभी इसमें जैसे रहता है कि 4 भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में अगर मान लो x y को बांटेगा, x और y, और यहाँ पर बिंदु दे देगा, एगो a एगो b, कितना हो गया 1 2 3 भाग में, एगो और भाग 4 भाग में बांटा। अगर 4 भाग में बांट दिया हो किसी रेखा को, तो ये जो a है, a का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये 4 बराबर भाग में बांटा है, तो इधर कै भाग है, 1 भाग, और इधर कै भाग है, 3 भाग। तो कितना अनुपात हो जाएगा? 1:3 नहीं हो जाएगा? तो n के लिए 1 और n के लिए 3। अगर तुमको कहता बीच वाला निकालने के लिए, b वाला, तो इधर भी 2 गो और इधर भी 2 गो, तो 2 रखते। और इसके लिए कहता तो इधर 3 और इधर 1, तो 3:1 हो जाता है। तो ऐसे भी हिसाब रहता है। और इसी में विभाजन सूत्र में ही कभी कभी मध्य बिंदु निकालने के लिए दिया जाता है। तो मध्य बिंदु के लिए हम तुमको इजी सूत्र बता देते हैं। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि 2 बराबर भाग में बांटना। जैसे मान लिया जाए कि हमको कह देगा कि ए बी के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु मतलब पूरा बीच में होगा स्थित। जैसे मान लिया जाए यहाँ ए बी का मध्य बिंदु x है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, x है। अगर मध्य बिंदु x है तो दोनों को बराबर भाग में बांटा होगा, यानी इधर अगर 1 भाग है तो इधर 1 भाग होगा, या इधर 2 भाग है तो इधर 2 भाग होगा, बराबर भाग में होगा ना। इसको हम 1:1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1:1 अगर लिखेंगे तो m के जगह भी 1, n के जगह भी 1 आएगा, सब जगह m n के जगह 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो x2 गुना x2 प्लस x1/2 आ जाएगा, और उधर y2 प्लस y1/2 आ जाएगा। ये किसके लिए हम निकाले? ये मध्य बिंदु के लिए। और डायरेक्ट मध्य बिंदु पूछेगा तो क्या उतना बड़का कोई काम करना है? नहीं, डायरेक्ट जो बिंदु कहेगा, जैसे यहाँ दे देगा 2 3, यहाँ दे देगा 4 5, तो क्या करेंगे हम? 4 2 6/3 देख लेंगे, 3 3 5 3 8/2, 8/2 कितना हो गया? 8/2। तो देखेंगे 3 8/2 है तो वही ऑप्शन मार देंगे। क्या
अब इसके लिए क्या उतना बड़ा चीज करना है, एम रखेंगे एन रखेंगे, ऐसा तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एम के जगह भी एक, एन के जगह भी एक है, तो एक गुना होके तो एक के ना हो, वही ना हो जाएगा, वही संख्या ना। तो डायरेक्ट जब भी मध्य बिंदु पूछे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है और बन जाएगा। और दूरी सूत्र में भी कभी कभी पूछ देता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। सोचो अगर मूल बिंदु से दूरी कह देगा तो एगो जो बिंदु होगा वो 0 0 हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहीं पर हो सकता है यहाँ मूल बिंदु दे दे तो x1 0 होगा और y1 भी 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर यहाँ क्या बन जाएगा, तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, हाँ x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर डायरेक्ट लगा देंगे। या हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाए x1 ही x2 ही मूल बिंदु मान लिए, तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, सिंपल। जैसे कोई हिसाब तुमको बता देते हैं, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन एगो ले लेते हैं कि मूल बिंदु से 2 - 5 की दूरी क्या कहलाएगी, 2 - 5 की दूरी। अगर ऐसा पूछे तो याद रखना ये सिंपल हिसाब है, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस -5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 अब प्लस 5 25 रूट अंडर 29, सिंपल हो जाएगा। उसमें जरूरी नहीं x1 y1 करना है, क्या सिंपल लगाना है, लॉजिक सिंपल हिसाब लगाएंगे। क्योंकि मूल बिंदु जैसे बोल दिया तो 0 में से 2 घटेगा तो 2 ना हो जाएगा, 0 में से 5 घटेगा तो जितना है उतने ना होगा, क्योंकि 0 किसी में भी जुटता है घटता है तो वही संख्या रहता है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, किसके लिए, मूल बिंदु। तुमको 2 चीज बताए, एगो मध्य बिंदु एगो मूल बिंदु से दूरी, दोनों को याद रखना। ये सब ऑब्जेक्टिव में खास करके यही सब चीज पूछा जाता है जिसमें कि कैलकुलेशन बहुत कम होता है कि नहीं। अगर ये सब पता रहे तो बिना कैलकुलेशन किए भी तुम आंसर बना सकता है, लगा सकता है टिक, क्या कोई दिक्कत, बना लेगा कि नहीं बना लेगा, है। तो इसमें इतना ही तरह का। अब हम एक संरेख पर, तुम्हारा संरेख बिंदु, हम जो है कभी कभी क्वेश्चन में जो रहता है संरेख निकालने के लिए, तो संरेख को हम अगर निकालने के लिए संरेख की स्थिति में होता क्या ये पहले समझते हैं। संरेख कहते किसको है और संरेख की स्थिति होती क्या है। संरेखी वाला भी हिसाब रहता है, तो याद रखना संरेख मतलब क्या हुआ, जब कई सारा बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसी को हम कहते हैं संरेख बिंदु। जैसे मान लिया जाए हम 3 बिंदु लेते हैं, 3 बिंदु, जैसे एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी और तीसरा बिंदु सी लिए। ये तीनों बिंदु यदि एक लाइन में हो, क्या हो, एक लाइन में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। अगर तुमको कभी भी संरेख का परिभाषा पूछे तो क्या कहना कि 2 से अधिक बिंदु है जब एक ही लाइन में हो, एक ही रेखा पर हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। हो सकता है 2 से अधिक मतलब 3 4, 2 के लिए कभी नहीं होगा, 2 को तुम किधरों 2 को रखेगा तो हमेशा लाइने में होगा, है कि नहीं, कैसू रखेंगे तो लाइने में होगा। 2 से ज्यादा, हमेशा याद रखना 2 से ज्यादा बिंदु जब एक ही लाइन पर हो, 2 से ज्यादा मतलब या तो 3 बिंदु या हो सकता है 4 या 5 या 6 7 8 9, यदि सब एक लाइन पर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। और यहाँ पर खास करके निर्देशांक ज्यामिति में हमको 3 बिंदु पर ही चर्चा करना पड़ता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 3 बिंदु का ही चर्चा आएगा, 3 से ज्यादा का चर्चा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यदि 3 बिंदु संरेख हो, संरेख करने का मतलब एक ही लाइन में हो, क्या हो, एक ही लाइन में, तो उसको हम संरेख कहेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कैसे ये संरेख है, यानी संरेख क्या ये संरेख है, 3 को बिंदु दे देगा और तुमसे पूछेगा क्या यह संरेख है कि नहीं है, ये प्रूव करने के लिए कहता है। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि 3 को बिंदु में एगो कोई बिंदु गायब रहता है, कोई निर्देशांक, और उसमें कहेगा कि ये बिंदु में संरेख है, तो इसको आप बताइए इसका मान क्या होगा। जैसे में देखो, अब तुम सपोज करो कि कोई भी 3 को बिंदु अगर संरेख है, 3 को बिंदु यदि माना जाए, मान लिए कि यदि 3 को बिंदु, माना कि 3 बिंदु क्या हो, संरेख हो, ठीक है, 3 बिंदु संरेख हो, तो होगा क्या कि ये देखो, मान लीजिए अगर 3 को बिंदु अगर संरेख हो तो ये एकदम एक लाइन पर होगा। लेकिन यदि यही तीनों बिंदु को हम क्या करें, एगो इस तरह से लिखे, एगो इस तरह से लिखे, एगो थोड़ा सा उठा करके लिख दे, तो होगा क्या, इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। और यही बिंदु को हम नीचे उठा करके नीचे सटा दे, एक लाइन में ला दे, तो क्या त्रिभुज बन पाएगा, यानी यही बिंदु को हम उठा करके एक ही लाइन में ला दे, तो क्या ऐसा होगा कि त्रिभुज कभी बन पाएगा, ये बन रहा है त्रिभुज, नहीं बन पा रहा है। लेकिन हल्का भी उठेगा तभी तो त्रिभुज बनेगा। जैसे ये मान लो कि है, इसको अगर इस लाइन पर रखते हैं तो कहीं त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए थोड़ा ना थोड़ा उठना पड़ेगा, यानी 1 डिग्री भी उठे
उठना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि बिंदु संरेख है तो उससे क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। अगर संरेख नहीं रहता, ये बिंदु थोड़ा सा अगर ऊपर उठ जाता, थोड़ा सा यहाँ चला आता, तो इससे त्रिभुज बन जाता कि नहीं? और त्रिभुज जब बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित रूपेण होगा। क्या ये समझ में आया? तो कहने का मतलब कोई बिंदु संरेख कब होगा? कोई बिंदु संरेख कब होगा? जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो, और जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो तो संरेख होगा। अगर संरेख हो गया तो क्या उसमें त्रिभुज बनेगा? यदि त्रिभुज नहीं बना तो क्या उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब भी तीन को बिंदु संरेख देता है तो हम उसको प्रूव करने के लिए ले लेते हैं कि यदि ये तीनों बिंदु संरेख है तो इसका मतलब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा कि नहीं? यानी वो तीनों बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो कहने का मतलब संरेख का मीनिंग समझ में आया कि नहीं? तो संरेख का मीनिंग क्या हुआ कि यदि तीन बिंदुएं यहाँ पर जैसे नाम है, तीन बिंदु ए बी तथा सी क्या हो? संरेख हो। तो इससे क्या होगा? संरेख होने से, संरेख हो तो त्रिभुज का जो है, त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इससे त्रिभुज बना ही नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बना तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी कोई भी तीन को बिंदु संरेख देता है तो उसको हम तुरंत कर देते हैं कि माना कि तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है कि नहीं? क्यों करते हैं ये तो समझ में आया रीजन। जैसे कि हमको दे दिया कि यदि a x1 y1 ठीक है, b x2 y2 तथा c x3 y3 संरेख हो। क्या हो? संरेख हो। तो बताओ, मान लिया जाए ये तीनों बिंदु संरेख होगा तो क्या होगा? इसका मतलब यदि तीनों बिंदु संरेख होगा तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका भी मान 0 हो जाएगा। और यही फॉर्मूला हो गया संरेख के लिए। इसी में अगर 1/2 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, और गुना में होने के बाद ये 0 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 1/2 को उधर भेज दे तो। और कहीं कहीं किताब में ऑब्जेक्टिव सब में ऐसा भी रूप दिया रहता है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 ऐसा दिया रहता है। इसका मतलब क्या हो? 1/2 जो इधर था उसको उधर कर दिया। जब 1/2 को उधर कर दिया तो 1/2 0 से गुना होकर क्या बन गया? 0 हो गया। हो गया कि नहीं? तो ये भी तो हो सकता है। और इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है 2018 में या 21 में पूछा है ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि यदि तीनों बिंदु ये संरेख है तो बताइए इसमें से कौन फॉर्मूला होता है? एगो जो रूप होगा, एगो इस तरह का होगा, और यही ऑप्शन में होगा। क्यों होगा? समझ में आया? क्या कोई दिक्कत? अगर इस तरह से होता क्या है कभी कभी कि एक आध को बिंदु गायब कर देता है और उसमें पूछता है संरेख है कि नहीं चेक करने के लिए। या एगो क्वेश्चन हम इसमें से लेकर के दिखाते हैं। जैसे है, देखो ना क्वेश्चन, देखो एगो इसी में से एगो हिसाब है कि जैसे दिया है 7 माइनस 2 5 1 और 3 के। ठीक है, ये तीनों जो है, ये तीनों बिंदु संरेख है। ये तीनों बिंदु संरेख है। तो तुमको कहेगा क्या चीज निकालने के लिए? के का मान निकालने के लिए। तो के का मान निकालने के लिए क्या नहीं निकल जाएगा? इसमें देखो तुमको क्या बताए थे, या तो कभी कभी सिद्ध करने दे देता है या कभी कभी ये दे देगा कि के का मान निकालिए। तो हमको अगर ये फॉर्मूला पर पुट करेंगे, ये दोनों में से किसी फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो के जगह अपने आप मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी पूरा इक्वेशन में खाली के नजर आएगा। जब के आएगा तो के
बाकी जो बचेगा सबको उधर भेज देंगे तो वही के का वैल्यू हो जाएगा। क्या बनेगा इस तरह का हिसाब? करना क्या है, खाली इस फार्मूला पर सबको पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे? ये तुम्हारा x1 हो गया और ये y1, ये x2 हो गया और ये y2, ये x3 हो गया और y3 की जगह न किए है तो k का मान अपने आप आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसको खाली पुट कर देना है क्वेश्चन में x1। देखो अब अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव इसके फार्मूला से ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम याद रखना त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति कहते हैं किसको? यानी तीन कोण को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब मापना, यानी तीन कोण का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और यहाँ पर जो चर्चा हुआ खास करके समकोण त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। वही समकोण त्रिभुज जिसको कि हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? ये याद रखना, जिसका कम से कम कई कोण 90 डिग्री हो, जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो। क्या हो? कम से कम एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। उसी को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जो होगा एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, उसके साथ साथ पाइथागोरस ने एक कथन भी बताया था। किसके लिए? जो है समकोण त्रिभुज के लिए। मान लिया जाए यदि त्रिभुज ABC जो है समकोण त्रिभुज हो, त्रिभुज ABC एक क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। तो याद रखना अगर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है तो जिसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है? जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री हो, तो याद रखना कि इसका जो सबसे बड़ी भुजा हो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस ने क्या कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का?